देखिए बच्चों, एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को समझाइए। तो आज हम इन नियमों को आपको सही तरीके से समझाते हैं। इन नियमों को समझने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, क्योंकि दोनों नियम ये चुंबकीय फ्लक्स पर ही डिपेंड है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को हम 5B से प्रेजेंट करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स समझने के लिए पहले आप एक चुंबक समझिए। माना कोई चुंबक है ये, जिसका उत्तरी सिरा ये रहा और दक्षिणी सिरा ये है। अब जब भी हम कोई चुंबक रखते हैं, किसी भी क्षेत्र में रखते हैं, तो इसके नॉर्थ सिरे से कुछ रेखाएं निकलती हैं जो कि साउथ सिरे की ओर जाती हैं। नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की ओर जा रही है। इन्हीं रेखाओं की वजह से क्या होता है, हमें चुंबकीय बल महसूस होता है। जब भी हम कोई चुंबक रख देते हैं तो उसके करीब, माने को चुंबक रखी हुई है, अगर इसके करीब कोई लोहे का या चुंबकीय पदार्थ ला देंगे हम, तो वो क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा या इससे दूर चला जाएगा अगर चुंबक होती है तो ये किसके कारण होता है, इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। जहाँ तक ये रेखाएं जाती है वहीं तक चुंबकीय बल अनुभव होता है। तो ये देखिए, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो रेखाएं हैं ये कहाँ से निकलती है, नॉर्थ सिरे से निकलती हैं। और कहाँ को जाती है, साउथ को जाती है। देखिए यहाँ पर तो हमने एक दो रेखाएं जो होती है आपस में टच हो गई है, मगर ये बात भी ध्यान रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती है। ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये ध्यान रख लेना, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये जो बल रेखाएं निकलती है चुंबक से, इन्हीं बल रेखाओं के कारण चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, माना ये बल रेखाएं निकल रही हैं, अगर हम यहाँ से कोई पृष्ठ ले लें, कोई एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं, माना ये क्षेत्रफल है, ये जो निकल रही है यहाँ से जा रही है रेखाएं। अब इस रेखाएं जो जा रही है ये इसके लंबवत जो प्रवेश करती है, यानी कि इसके क्षेत्रफल में से होते हुए इधर को निकल रही है। माना यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल ए है ये, तो जितनी भी रेखाएं इसके लंबवत जाएगी, इस क्षेत्रफल ए के जितनी भी रेखाएं लंबवत इसमें प्रवेश करेगी या इससे निकलेगी बाहर, उसको ही क्या बोलेंगे, इसका चुंबकीय फ्लक्स। जनरली ये कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है जो कि उसके लंबवत प्रवेश करती है। और इसका फॉर्मूला फाई होता है बी डॉट ए या बी डॉट डी है, जहाँ पर बी क्या है, हमारा ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ए जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है जिस पृष्ठ को हमने माना है। और इसको हम इस तरीके से सकते हैं बी डॉट डी ए, या इसको डी ए को खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी ए कोस थीटा। तो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी, आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। इसी तरीके से हमने बी डॉट डी ए हमने निकाल दिया बी डी ए कोस थीटा, जहाँ पर डी ए जो है उस क्षेत्रफल है जिसके लंबवत ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। तो आपने समझ लिया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है जो कि उस क्षेत्रफल से लंबवत गुजरती हैं। ये आप इसको जनरली समझ लीजिए, कुछ क्षेत्रफल ये रखा हुआ है, तो इससे लंबवत जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी हमारी, उन रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे हम, फाई। फाई बी, फाई का मतलब फ्लक्स और बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र में। तो अभी हम नियम समझ लेते हैं। आप अपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लिया है, तो ये बताता है जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब जनरली इसको हम समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। माना कोई परिपथ है हमारा, ये कोई हमने सर्किट बना दिया है, ये समझ लीजिए तार है और तार हमने मोड़ दिया है, इससे कोई चुंबकीय इसके पास लाते हैं हम चुंबक, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। तो इससे जितना भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जितना परिवर्तन होगा, उसी के कारण जो होगा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे जिसका परिमाण क्या होगा, चुंबकीय जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसकी ऋणात्मक दर के बराबर होगा। अब इसको इस तरीके से समझिए कि माना को डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी होता है, यानी कुछ समय तक कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकली,
कुछ समय के बाद उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो कुल परिवर्तन डेल्टा फाइव बी होता है। तब जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा E बराबर हो जाएगा माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपको कई जगह सहायता करेगा और न्यूमेरिकल निकालने में भी और डेरिवेटिव्स में भी। तो इसका नियम क्या होता है सिंपली कि अगर किसी चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और इसी नियम को एक वैज्ञानिक और न्यूमैन ने भी दिया, तो इसलिए इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, फैराडे के नियम को। यह हो गया हमारा पहला नियम। और फैराडे ने एक और नियम दिया था, इसे लेंज का नियम भी बोलते हैं। और दूसरा नियम क्या था कि अगर जो होता है जो हमारा ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है ये हमेशा ही उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होता है। मतलब ये जो उत्पन्न हुआ था किसके कारण उत्पन्न हुआ था, हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। जो हम इसमें परिवर्तन कर रहे थे, इन रेखाओं की संख्या माना पहले जो निकल रही थी 5000 निकल रही थी, फिर क्या हो गया 3000 निकलने लगी, तो क्या हो गया इसमें 2000 का परिवर्तन हो गया। तो जो ये परिवर्तन होता है इसी परिवर्तन का यह विद्युत वाहक बल जो होता है ये इसका विरोध करता है। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसके स्टेटमेंट तो यही, इसका मतलब यही है कि हमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, उसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब क्या होगा, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है ये उसी कारण का विरोध कर रहा है, उसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये खुद उत्पन्न हुआ है। और इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। कई बार क्या होता है ये लेंज के नियम की व्याख्या आ जाती है, व्याख्या भी आपको समझा देंगे हम। तो आपने दोनों नियम समझ लिए। पहला नियम ये होता है कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका परिमाण जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और दूसरा नियम जो होता है जिसे लेंज का नियम भी बोलते हैं, ये नियम होता है हमारा कि किसी परिपथ में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा होगी उसकी दिशा ऐसी होती है कि उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। और एक और बात ध्यान देना, ये किसके नियम संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम या फैराडे का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ये आपको सही तरीके से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से एक सवाल ये बार बार पूछा जाता है, वो है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, ट्रांसफार्मर की रचना बार बार आती है। ये आज आपको ट्रांसफार्मर ऐसा समझा देंगे कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कई बार ये पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के कारण। अभी अन्योन्य प्रेरण क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अन्योन्य प्रेरण यह होता है कि जब पास पास दो कुंडली रख दी हमने, कोई ये पास पास हमने कोई दो कुंडली रख दी है, अगर हम किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम, अन्योन्य प्रेरण। कि एक में परिवर्तन करेंगे धारा की दिशा में और दूसरे में उत्पन्न हो रहा है, ये होता है अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका काम क्या होता है, ये वोल्टेज को घटाता है बढ़ाता है प्रत्यावर्ती। और एक और ध्यान रखना इस बात का कि ये सिर्फ एसी में काम करता है, एसी करंट में, या इसे हिंदी में बोल देंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, हमारी फैक्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। एक होती है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ये क्या होती है, जैसे हमारी जनरेटर से जो पैदा की जाती है उसे बोलते हैं डीसी करंट। तो ये बात भी ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर जो होता है सिर्फ एसी में काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता। तो इसकी कार्यविधि क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाने की या बढ़ाने की। और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ये दो बातें बहुत ध्यान रख लेना। ट्रांसफार्मर समझ लीजिए क्या होता है। ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो कुंडली होती है, एक ये पतली लौह क्रोड के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। देखिए ये प्राथमिक कुंडली हो गई, जैसे
इसमें प्राथमिक कुंडली को एसी के मेन से जोड़ देते हैं, यानी कि जहाँ से सप्लाई आ रही है, और इससे आउटपुट निकल जाता है द्वितीयक कुंडली से। अभी दो तरह का ट्रांसफर हमारा होता है, एक में होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है मेनली, ये ऊंचाई का मतलब ऊंचा, यानी कि ये निम्न विभव को ऊंचे विभव में बदल देता है। याद करने की ट्रिक भी है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये नीचे को ऊंचे में बदलता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये ऊंचे को नीचे में बदल देता है। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख रखा है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म में भी लिख सकते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? यह निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। इसमें जो होती है द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं और प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के अधिक फेरे होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में NS का मतलब होता है, N का मतलब होता है फेरे, और S का मतलब क्या होता है हमारा सेकंड, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो प्राथमिक कुंडली से फेरों की संख्या से अधिक होती है। और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये ऊंचे विभव को निम्न विभव में बदलता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचा करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर नीचा करता है विभव को। और इसमें जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। ये दो बातें बहुत ज़रूरी याद करने की आपको, कि अपचाई ट्रांसफार्मर फेरे कितने होते हैं, कौन सी कुंडली में कितने फेरे होते हैं, और कौन ऊंचे विभव को कम करता है और कौन कम विभव को ऊंचा करता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब इसकी कार्यविधि क्या होती है? देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम मान लिए भी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब एक कुंडली में हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे उसमें, तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो मान हम प्राथमिक और द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई है, या फाई भी मान लेते हैं, तब हम मान लेंगे पहली कुंडली में हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो उससे हम विद्युत वाहक बल को E मान लेते हैं फैराडे के नियम से। E और P का मतलब प्राथमिक कुंडली बराबर माइनस NP, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और d∅/dt, ये हमारा फैराडे के पहले नियम से होता है। और इसी के कारण द्वितीय कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम ES बोल लेंगे। S का मतलब सेकंड द्वितीय कुंडली में, और इसी के अनुसार ये फैराडे के पहले नियम से ये भी लिख देंगे, बराबर क्या होगा माइनस NS ΔΦ/ΔT। अब इस समीकरण 1 जो हमने मान ली है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो हम EP/ES बराबर देखो ΔΦ/ΔT से ΔΦ/ΔT कट जाएगा, बचेगा क्या NP/NS, और माइनस से माइनस कट जाएगा। ये बराबर हम इसको लिखते हैं R के, जहाँ पर R क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है। तो देखिए इस तरीके से कई बार आ जाता है, ये संबंध को स्थापित करना होता है। कई बार ये पूछ लेता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप इस बता देना अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कई बार ये पूछ लेता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और कई बार ये पूछ लेता है कि क्या ट्रांसफार्मर DC करंट पर भी कार्य करता है, तो याद रखना है सिर्फ AC करंट पर कार्य करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। और ये पूछ लेता है कितने प्रकार का होते हैं, तो ये सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ये निम्न विभव को ऊंचे विभव में बदल देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर ऊंचे विभव को नीचे विभव में बदल देता है। ठीक है, तो एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम